इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ शाजिया मौजूद हैं और जो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनका भी तारुफ मैं करा देता हूँ जल्दी से और फिर हम अपनी डिस्कशन पर जाते हैं। डॉक्टर दानिश साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ निज़ामी साहब हैं, आमिर मतीन साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, रऊफ़ क्लासा साहब हैं और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त पैनल, एक ज़बरदस्त मौजू पर बात करने के लिए और मौजू इस वक्त हमारा है पंजाब पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। पंजाब के कुछ अहम हलकों को डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ओवरऑल पंजाब में किस पार्टी का पलड़ा भारी लगता है? देखें जी, ओवरऑल पंजाब में सीट सबसे पहले कौमी असम्बली की जो है हमने क्योंकि 7 सीट इनकी कम हो गई है, तो 148 से 141 हो गई है। अच्छा, 141 में भी जो मेजर जगह हैं पंजाब में, उनमें लाहौर है जिसमें 14 है, फैसलाबाद है 10 है, इसी तरह से और जो जगह आती है पिंडी है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, इस जगह पे जैसे सरगोदा है, तो ये बड़े बड़े हैं। जैसे बाकी जो छोटे छोटे हैं, नौरेवाल है, ये है, वो तो छोटे छोटा एरिया है, 2-1 करके आ रहा है। तो अगर आप बहुत मेजर जगहों को देख लें तो जैसे लाहौर से हम शुरू करते हैं कि बहुत ही यहाँ पे सख्त मुकाबला चंद सीटों पे होने की उम्मीद है। और माजी में हमने देखा कि जनाब स्वीप किया था PMLN ने, तकरीबन उस वक्त जो थी वो ये सीट जो थी शफकत महमूद के अलावा सारी सीट जो PMLN की तरफ गई थी। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद है कि मुकाबला सख्त होगा और एटलीस्ट कम अज़ कम लाहौर की 5 सीटों में नेक टू नेक इस बार होगा। अगर देखिए, एक तो ये है कि वोटों के दरमियान फ़र्क तो दोनों तरफ कम ही होगा। और एक बात और हमेशा हम रखेंगे अपनी डिस्कशन में, और वो ये है कि टर्न आउट क्या है। अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है तो आपके यहाँ पर फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे अक्सर हमारे सीनियर ये जुमला कहते भी हैं साथी कि डिमोरलाइज वर्कर यानी PMLN के हवाले से, तो अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है और PMLN के वर्कर अपने लिहाज से ज़्यादा निकलते हैं तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट हो जाएगी। और अगर डिमोलाइज होते हैं तो फिर फ़र्क ज़्यादा होगा। लेकिन जो सीट निकलने की उम्मीद है लाहौर में, मैं नहीं समझता कि जी 14 में से PTI को तकरीबन अगर 5 सीट भी मिल जाती है 5 जगहों पे, अच्छी कामयाबी, अगर तो बहुत अच्छी कामयाबी अगर हो जाएगी। लेकिन ये एक बात आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट की, निज़ामी साहब टर्न आउट किया, तो क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं इस बार? नून लीग का वर्कर अगर मायूस है तो टर्न आउट पे कमी दो नैरेटिव है। एक तो ये कि PMLN का वर्कर बड़ा मायूस है, बिल्कुल, और वो कहेगा जी ये तो PTI जीत रही है तो हम क्या करें, हम नहीं निकलते। दूसरा जो PMLN की कोशिश है कि वो मियां नवाज शरीफ की और उनकी साहबजादी की जेल में जाने और जो कन्विक्शन जिसको कहते हैं हम, उससे कुछ सिंपैथी वोट हासिल करें और उस बेसिस पे वो निकालें वोटों को। मतलब शहबाज शरीफ साहब का भी ये मैसेज जो है मुसलसल जा रहा है कि जाके वोट दें। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ख़ासा कांटेदार मुकाबला होगा, जो अगर देखते हैं मुख्तलिफ ओपिनियन पोल्स के हवाले से भी कोई पंजाब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है PTI और PMLN के दरमियान। और अगर वोटर दोनों निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जो PTI का तो निकलना चाहिए वैसे, तो PMLN भी कामयाब हो जाता है। अच्छा, वैसे एक बात है, ग्राउंड रियलिटी पे तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई है, डिस्कशन में भी पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी फॉल कहाँ कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो बिलावल भुट्टो हैं, उनका एक ओवरऑल बड़ा अच्छा फोकस रहा है अभी काफी, और वो उन्होंने लेकिन अब मेन लड़ाई नहीं है ना, मेन लड़ाई की आप डिस्कस कर रहे हैं। वो वैसे तो कई पार्टियां हैं, नहीं, लेकिन PPP को तो मेन स्ट्रीम पार्टी में तो उसको भी काउंट करते हैं ना। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो की एक किस्म की पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, इंडोक्ट्रिनेशन कह लें या उनका तारफ़ कराया जा रहा है। और उनका जो पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो 2023 या जब भी अगले इलेक्शन हो या उससे पहले उस पर है, उस पर वो पंजाब में को डोल डालेंगे। इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको शायद पिछली बार शायद 2 मिली थी, वो सैयद अहमद महमूद की एक और बढ़ जाए सर, रहीम यार खान में। इस बार कहते हैं कि अहमद महमूद की भी 2 सीटों में से एक पे पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से ये मुकाबला PTI और नून लीग के बीच में ही हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये पीपल्स पार्टी को मतलब नज़रियाती तौर पे नहीं, PTI ने पंजाब में पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हिस्टोरिकली स्पीकिंग PMLN का अभी उस तरह सियासी तौर पर जनाजा नहीं निकला जिस तरह के पीपल्स पार्टी का
यहाँ पे निकल गए। सही है। अच्छा आमिर साहब, लाहौर तो चले हैं, लेकिन साथ साथ कुछ रैंडमली कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स को भी जिक्र करें तो सियालकोट की वैसे तो 5 सीटें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 पर खास नजर आए, ख्वाजा आसिफ साहब वाली उस्मान डार से मुकाबला और एक फिरदौस आशिक अरमगान सुबहानी साहब के साथ। तो आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब अदालत से पहले नाअहल होना फिर दोबारा बहाल हो जाना, तो कितना उनको एडवांटेज है? और उस्मान डार पिछली मरतबा जो है वो उन्होंने अच्छा टफ टाइम दिया, 71,000 वोट लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला हल्का और ओवरऑल सियालकोट कैसे रिस्पॉन्ड? मैं अगर आप इजाज़त दें तो ओवरऑल पहले पंजाब का थोड़ा सा आपके सामने पिक्चर पेश कर दूं। हम 2 दिन से अभी तक पंजाब हमने डिस्कस नहीं किया। पंजाब का इस वक्त सारा इलेक्शन क्योंकि पंजाब के अंदर हो रहा है, 2-4 ट्रेंड्स बड़े क्लियर हैं। एक ये है कि साउथ पंजाब जिसे हम कहते हैं, गलत कहते हैं, सराइकी इलाके कह लें, जो कि जिसके अंदर नॉर्थ वेस्ट पंजाब भी आ जाता है, क्योंकि लिया भक्कर और ये जो एरियाज हैं मियाँ वाली है, इसको भी आप सराइकी एरियाज की रफली कोई 40 से 45 सीटें हैं। इसमें नून लीग को 33 सीटें मिली थी। क्लियरली वहाँ पे एक रिवर्स चल रहा है कि मोर और लेस उतनी सीटें आप देख रहे हैं पीटीआई ले जा रही है, क्योंकि जो नून लीग को वहाँ पे क्लियरली सेटबैक आ रहा है, लार्जली क्योंकि इलेक्टेबल्स वो तमाम जो इनके पास थे वो उधर जा चुके हुए हैं। एक ये क्लियरली है पिक्चर, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा बहस नहीं है। दूसरा पिंडी डिवीज़न, अब डिवीजन्स नहीं रहे हैं मगर डिवीजन्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पिंडी डिवीज़न वाहिद था जिसमें पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंदर फॉर एग्जांपल 3 सीटें मिल गई थी, एक मियाँ वाली में मिल गई थी। तो जो है यहाँ पे पिंडी अभी अगेन पिंडी जो डिवीज़न है उसके अंदर जो है वो पीटीआई इस दफ़ा भी स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह ही सरगोदा डिवीज़न जो है उसमें भी पीटीआई का काफ़ी सारे इलेक्टेबल्स आए हैं, जिस तरह के चान वगैरह आ गए हैं, चीमाज इन सरगोदा आ गए हुए हैं, और भी किस्में। तो सरगोदा डिवीज़न में भी रिलेटिवली पीटीआई है। जो मुकाबला है पंजाब के अंदर वो गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न, ये हैं 3 जहाँ पे असल मुकाबला है। वो जो आप कह रहे थे ना कि लोग घरों से नहीं निकलेंगे, वो लार्जली अर्बन इशू है। रूरल एरिया के अंदर वो धड़ेबंदी की सियासत होती है, ब्रादरिज्म की सियासत है, ब्रादरिज्म एक दूसरे को उन्होंने निकालना होता है। 3 एरियाज में इशू जो है पंजाब के इलेक्शन का सबसे बड़ा इशू 2 चीज़ों पे है। एक ये है क्योंकि इलेक्टेबल्स इधर से उधर इतने गए हैं तो ये नहीं पता कि उनके आने जाने से जो उससे क्या फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई के अंदर जो इलेक्टेबल आया है तो पीटीआई का जो पुराना वर्कर था वो उससे कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो नया जो आया है तो आया वो पिछला पार्टी का वोट भी साथ लेके आया है या ज़ाती लेके आया है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की डिफरेंट कहानी है। इसी तरह ही नून लीग के अंदर है कि उनके भी कैंडिडेट बदले हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लब्बैक का आना। तो लब्बैक जो है वो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और पिछले जिस तरह लोकल बॉडीज़ में भी क्लियर था कि वो हर इलेक्शन तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से लेके 15,000 वोट तक वो इफेक्ट कर रहे हैं नून लीग को। तो वो भी देखना है कि कहाँ तक वो डेंट डालते हैं। तो ये ओवरऑल पंजाब के अंदर सबसे मिलके भी तो डेंट डालेगा ना, वो भी तो पंजाब में एमएमए की जो है ना जमात इस्लामी की जेईओई के 20-30 साल से कोई सीट नहीं आई। जमात इस्लामी की जो आती थी वो नून लीग के साथ मिलकर सीटें आती थी, एक सीट भी नहीं है, तहरीक लब्बैक एक सीट भी नहीं है। तो लब्बैक है। और हेयर एंड देयर वो दूसरे अल्लाह अकबर तकबीर के नाम से जो है वो भी थोड़ी सी उनकी भी प्रॉक्सीज हैं, वो भी छोटी छोटी चिप अवे करते हैं। तो लार्जी पंजाब का इलेक्शन इस पे है, बाद में बात करेंगे। मगर मैं समझता हूं मालिक साहब से इसका ओवरऑल देखिए मेरे ख्याल में 2 फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह सराइकी की बात कर रहे थे, जो इस एरिया में पड़ती हैं 42 सीट्स पड़ती हैं, अब 41 हो गई हैं। वो पड़ती हैं पहले 48 थी, 48 से अब 41 पे आ गई। फिर लास्ट इलेक्शन में कोई 27-28 थे आपके इंडिपेंडेंट्स इस बारी 50-60 हम नज़र आ रहा है ग्रुप अंडर। तो ये जब ये चंक हिट करता है और जब इंडिपेंडेंट्स का ये जाता है, ये आप सडनली 100 सीटों का एक इतना बड़ा ब्लॉक बन जाता है, जो बड़ा खौफनाक ब्लॉक है, कहीं भी जा सकता है। 8-9 ज़िलों में तो आपने पंजाब में नॉमिनेट भी नहीं किए हुए कैंडिडेट्स PMLN ने, विच वॉज एन अनहर्ड ऑफ थिंग। तो जहाँ 100 सीट का सीन हो, देखे ना लास्ट में 126 सीट्स NA की PMLN के पास थी, बल्क सारा पंजाब से ही है। तो जब 100 सीट्स आपकी आ जाएं विद अ बिग क्वेश्चन मार्क, तो ये एक बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन मार्क हो जाता है।
सही है। अच्छा, मैं क्लासा साहब की तरफ जी। आने से पहले अगर रिपोर्टर क्लासा को ले लाहौर लेते से हैं। रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीम एक है हमारे फ़हीम साथ। अमीन, उनसे ज़रा हम बात कर लें। फ़हीम, लाहौर में अब जलसे तो ज़ाहिर है दोनों के अच्छे हुए हैं, कल इमरान खान साहब ने भी बेहतर जलसे किए हैं, अच्छे जलसे किए हैं, तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि लाहौर में पीटीआई टारगेट कितनी सीटों को कर रही है रियलिस्टिकली स्पीकिंग? आपके ख्याल में 4 सीटें, 5 सीटें, 8 सीटें, या वैसे मैंने कुछ उनकी पार्टी, कुछ उनके मीटिंग्स अटेंड किए हैं जिसमें वो कहते हैं हम 14 की 14 सीटें जो है वो हमारा टारगेट है और जीतेंगे। तो कितनी सीटों को टारगेट कर रही है पीटीआई लाहौर में? बिल्कुल, अगर हम लाहौर से बात करें तो लाहौर शादरा से शुरू होकर रायमंड पर जाके ख़त्म हो जाता है। 14 सीटें जो हैं लाहौर की, वो तमाम की तमाम जो हैं उन पर इंतहाई सख्त मुकाबला देखने में नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर यास्मीन राशिद इस दफ़ा काफ़ी पुरुमीद नज़र आती हैं कि वो इस दफ़ा सीट निकाल लेंगी। उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसकी ख़ास बात जो थी वो उनकी डोर टू डोर कैंपेन थी, और तकरीबन जो हल्का N125 है उसके हर दरवाजे को वो 2 नहीं 3 नहीं तकरीबन 8 से 10 दफ़ा जाकर खटखटाकर दस्तक कर वोट है वहीद आलम खान, वो उस हल्के के लिए बिल्कुल नए हैं, वो उस हल्के के अवाम के साथ जानते नहीं, उनका हल्का तब्दील हुआ है, इसकी ये भी बड़ी वजह है। बिल्कुल जी, वहीद आलम जो है उनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो है तो इसी इलाके से, लेकिन जो इस हल्के में जो सबसे अहम मोड़ जो है वो जो हमने पूरा इस इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि बिलाल यासीन के खिलाफ जो है एक इलाके के लोगों की जानिब से और ख़ास तौर पर जो नून लीग के मेन सपोर्टर्स थे, तकरीबन 48 काउंसलर और तकरीबन 8 चेयरमैन जो थे वो बिलाल यासीन के खिलाफ खड़े हो गए थे कि इन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन फिर भी नून लीग की क़यादत की जानिब से बिलाल यासीन को टिकट दिया गया तो वो तमाम के तमाम सपोर्ट में तहरीक इंसाफ की आगे हैं, और यास्मीन राशिद उस सपोर्ट मिलने के बाद काफ़ी हद तक पुरुमीद हो चुकी हैं, क्योंकि वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार वोटों का जो जंग है वो नून लीग का एक साथ ही जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ गया, और वो काफ़ी बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि बिलाल यासीन की यहाँ पर इलाके में काफ़ी मुखालफत पाई जाती थी और बार बार रिक्वेस्ट की गई थी, और हमजा शफाज भी इस तमाम मामले में इन्वॉल्व हुए थे। सूरत हाल चल रही है, ख्वाजा अहमद हसन और शफकत महमूद वाला कैसा मुकाबला हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी सख्त है, क्योंकि यहाँ पर भी ख्वाजा अहमद हसन के नीचे जो 2 MPs हैं, मियां नुमान और साथ ही साथ जो तौसीफ शाह के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए गए थे। यहाँ पर जो मकामी नून लीग के चेयरमैन थे उनकी जानिब से भी प्रोटेस्ट किया गया था कि तौसीफ शाह को यहाँ से टिकट ना दिया जाए, तो ये भी एक बात। जबकि दूसरी जानिब हाफिज नुमान जो थे वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, और आखिरी वक्त में जाकर हाफिज नुमान को राज़ी किया गया कि वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ें, क्योंकि ख्वाजा अहमद हसन जो थे अपने नीचे हाफिज नुमान को इलेक्शन लड़वाना चाहते थे, जबकि हाफिज नुमान जो है वो इसरे के मुकामी रिहायशी हैं। तमाम उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो इलेक्शन से कबल जो मामला थे वो सारे वहां पर थे, तो ये जो मूवमेंट हुई है उसका भी असर जो है वो शफकत महमूद को काफी होगा, क्योंकि शफकत महमूद सरदार सादिक और अलीम खान का वहां भी बड़ा टफ मुकाबला होने वाला है, क्या सिचुएशन है वहां की? बिल्कुल जी। अच्छा, इस हल्के का थोड़ा सा मैं बता दूं कि अयाज सादिक जो हैं इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो हैं काफ़ी मुरझाए हुए नजर आए थे। वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक अगर अक्सर किसी जलसे में उन्हें पहुंच जाते थे और उन्हें कॉल करके बुलाना पड़ता था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं आपके जलसे में, आपका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप आए यहाँ से खिताब करें, लेकिन अयाज सादिक के मुकाबले में जो अलीम खान है वो बड़े कैलकुलेटिव होकर इस हल्के N129 की कैंपेन उन्होंने चलाई, उन्होंने यहाँ पर जलसे भी बड़े किए, और ख़ास तौर पर जो खान का जो N129 का जलसा था जोड़े पुल वाला वो काफी बड़ा जलसा था, जिसमें हल्के N129 के जो आवाम थे वो बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। सबसे ज्यादा नजरें होंगी N131 पर ख्वाजा साद रफीक और इमरान खान का जो हल्का होगा, सबकी नजरें उस हल्के पे होंगी कि वहां से कौन जो है ना वो जीत का ताज अपने सर पे सजाता है। अच्छा, हल्का N131 जो है इसको पिछले 1 महीने से सबसे ज़्यादा लाहौर में मॉनिटर किया गया, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक जो हैं पुराने पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और उनको पता था कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो है वो अगर लोगों की नज़र भी होगी तो तकरीबन 1 महीना वो रोज़ाना तकरीबन 5 से 7 जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे और एक बड़ा जलसा वो रोज़ाना की बुनियाद पर करते रहे हैं, लेकिन वो भी शिकवा शिकायत यही करते रहे हैं कि यहाँ पर उनको उस तरह स्पेस नहीं मिल रही। लेकिन उसके मुकाबले में अलीम खान जो यहाँ पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो काफी मुताबिक नजर आए, लेकिन जो आखिरी जो मामला है मैं बताता चलूं कि हुमायूं अख्तर खान की जो इस हल्के की सियासत में एंट्री हुई है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन आपका, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है, उनसे कोई काफी कुछ हजार वोटों का फर्क पड़ सकता है। नून के लिए जो कहा ना कि नीचे इख्तिलाफात हैं, ये पीटीआई में भी पीटीआई के अंदर भी ये वलीद इकबाल और ये न्यूट्रलाइज कर देता है ये दोनों तरफ। जी जी साहब आपकी बारी। ग्राउंड रियलिटीज तो अब आपने सुन ली रिपोर्टर से, लेकिन एट द एंड जब वोटर कल घर से निकलेगा, टर्न आउट क्या होगा, फैसला तो आखिर कल ही आएगा।
वो तो आएगा मेरा ख्याल है। जो थोड़ी सी गुफ्तगू को उधर साउथ या सरेक इलाकों पे रखते हैं, लाहौर पे तो बात होती रहती है, ज़्यादा फोकस वहीं पे है। जो हम थोड़ा सा उसको इतनी ज़्यादा ऐड कर दूँ, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस पर बात करें कि ये एक पीटीआई घर से लीड लेके चल रही है कि पंजाब के आधे पंजाब में उनकी ऑलरेडी सुप्रीमेसी है, साउथ ये सराइकी इलाकों में, और फिर पंजाब के 6 डिवीज़नों में से जो पुराने 7 डिवीज़न होते थे, 3 डिवीज़नों में क्लियरली उनकी डोमिनेंस आ जाती है कि सरगोदा डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न और ये सराइकी एरियाज़ में यहाँ से वो लीड लेके चल रही हैं। और 3 जो बाकी सेंट्रल पंजाब के डिवीजन्स हैं वहाँ भी 30-70, 40-60 और 50-50 डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर ऑन, ये बहस चल रही है। जी मैं इसलिए भी थोड़ा सा कह रहा हूँ कि जो साउथ का मिजाज है वो बड़ा ये सराइकी इलाकों का आपके नेशनल और लाहौर की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है। तो थोड़ा सा वो मेरा हमारी उसमें डिस्कशन में से दूर हो रहा है। तो भी मैं भी गया हुआ था, ये लास्ट वीक वहीं पे था, गाँव था, लिया था, तो साफ ज़रा मैंने भी थोड़ी सी बस सिचुएशन का पता उसमें किया है। अब साउथ का जो मिजाज समझने की ज़रूरत है कि अब उस पर रिवायती तौर पर अगर देखा जाए, ये पीपल्स पार्टी के साथ इनके अलाइनमेंट, सराइकीज़ जो है अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल या उसके साथ सिंध के वोट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और पीपल्स पार्टी जब भी जीती है, ये 3 दफ़ा जब भी हुकूमत इन्होंने बनाई है यहाँ पे, तो उस वक्त जीती है जब ये यहाँ सराइकी इलाकों से इसने 25 या 30 के करीब सीटें ली। 2008 में ऐसे इससे पहले भी हुआ था, जब भी आप जाते जाएंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहब 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, या सिंध से ज़्यादा वोट लिया उन्होंने, या उसके सराइकी इलाकों से फिर सेंटर वगैरह या इधर उधर से उनको सीटें मिलती रही हैं। सो उसका एक बड़ा आप कह सकते डिसाइसिव वोट दरमियान में, ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी वहाँ पे हमने देखा पिछले उसमें इलेक्शन में कुछ सीटें मिली हैं। अब उसमें उनको क्यों जहाँ स्पेस मिल गई थी वो नवाज शरीफ साहब की, और वो जो स्पेस अब खाली हुई है तो वो पीटीआई वहाँ पे फिल करने की कोशिश कर रही है। जो वहाँ साउथ का वोटर है या सराइकी वोटर है, तो वो उसके नवाज शरीफ के साथ उतना नहीं जाता, वो उसका माइंड, उसकी हम एक लफ्ज़ कहते थे करूड़े, मेरा ख्याल पंजाबी में भी कहते हैं कि हमारे करूड़े नहीं मिलते, या हमारा मिजाज नहीं मिलता सेंटर से या उससे। सो अब उनका ऑप्शन क्या था? पीपल्स पार्टी वहाँ डिमोलिश हुई है, गैप है वहाँ पे, वो बहुत सारा अब लोग आगे पीछे हुए हैं। उनका पहला चॉइस जो था वो ये नवाज लीग नहीं थी, उनका पहला चॉइस उन्होंने जाके पीटीआई को करने की कोशिश की है कि आप हैं। और मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने वहाँ पे ये साउथ में ये सराइकी इलाकों में उस तरीके की उन्होंने अभी कंपेनिंग भी नहीं की। उन्होंने वहाँ पर जाके लोगों को एक्सेस भी नहीं किया। वहाँ पे जाके जिस तरह का इनको चाहिए था, इनको वादे करने चाहिए थे उनके फेयर से या उनके बेट्रेयल से, उनके साथ क्या बेट्रेयल की सबसे बड़ी, इमरान खान आज भी कंफ्यूज है उस पर, उनके साथ सबसे बड़ी बेट्रेयल जो पीपल्स पार्टी ने की, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने कहा हम सूबा बना के देंगे, उन पीपल्स पार्टी ने कहा हम 1 देंगे, ये वारदाते थे, बड़े फ्राटे थे, इन्होंने कहा हम 2 देंगे। सो उन्होंने इन पे ट्रस्ट किया 2013 के इलेक्शन में कि शायद ये हमें आके कोई नसूबा बना के देंगे। प्लस इन्होंने अपने आप को याद हो करारदादें पास करवा दी, इन्होंने सीरियसनेस दिखाई थोड़ी सी। अब लोगों ने पीपल्स पार्टी को पनिश किया वहाँ सराइकी उन्हें कि आपने सूबा नहीं बना के दिया, 2013 में उनको फारिग कर दिया वहाँ से। हुआ। इसके बाद उन्होंने इनको वोट डाला, इन्होंने उनसे बड़े आके डिक्टेटर साबित हुए। अब ये बात कई दफ़ा इमरान खान से भी हुई है हमारी आपस में, जब कोई 2-4 सिटिंग थी, इमरान खान ओनरशिप देने को तैयार नहीं अभी भी सराइकी सूबे को। अभी भी वो क्या कह रहे हैं, उनकी बेवकूफ़ी है, वो सिर्फ इस वजह से वो ये कहते हैं मेरा पश्तून वोट खराब होगा हज़ारा वाला अगर मैंने यहाँ पे सराइकियों को सपोर्ट करने की कोशिश की। वो अपना पश्तून चंद सीटें, कितनी सीटें मेरा ख्याल 20-25 सीटें हैं वहाँ से लेते हैं, जो भी हैं, वो उन्होंने लेने के लिए जो उनके लिए बड़ा डिसाइसिव वोट बैंक था, बहुत बड़ी तादाद है साउथ में, वो सराइकी में, उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। अभी भी उनको ये लगता है कि मेरी पावर बेस जो है ना वो मेरी वो केपीके है। ये पंजाब को अभी भी, तो इस सूरत में आपका सराइकी वोटर कहाँ जाएगा? अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जो इमरान खान ने जाके उनको कहा है, जो वोटर थे आज़ाद लड़े थे जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज आके बनाने की कोशिश की है, तो इमरान ने उनको अपने साथ मिलाया है और वादा क्या है कि हम देखेंगे, वही फैज साहब वाली जो है ना, हम देखेंगे। अभी भी उन्होंने उसको पॉपुलर नारा ये बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि खतरा क्या है उनको खतरा ये, अगर मैंने वहाँ पे सराइकी का नारा मारता हूँ तो मेरा पंजाबी वोट जो है या लाहौर या सेंटर में जो कुछ मेरे पॉकेट्स हैं, गोजरावाला, फैसलाबाद या सियालकोट या लाहौर जो है ना, यहाँ प्रोपेगेंडा ना हो जाए, देखें जी ये सराइकी वर्सेस पंजाबी कर रहा है। इमरान खान पहले उसको कहते हैं न्याजी है, उधर कहते हैं वहाँ पश्तूनों के साथ मसला है, इधर वो सराइकियों का है। तो पंजाबी एक मेरा ख्याल है फीलिंग आप थोड़ी सी पैदा की जा सकती थी। इमरान ने उस दबाव में आके जो बड़ी मैसिव सपोर्ट मिल सकती थी इमरान को, और बड़ा उसको एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए था, इमरान ने सूबे पे नहीं लिया। लेकिन इवन देन
इवन देन अभी भी मैं वहाँ पे देख लिया कि मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जो मुझे नजर आ रही सूरत हाल कि लिया में दोनों सीटें या पीटीआई जीतेगी वहाँ पे, इसके 3 इसके एमपीज भी शायद मतलब इसके बावजूद आपका जो वोटर है वो वोटर अभी भी, क्योंकि उसने नवाज लीग देख ली है, धोखा कर लिया इन्होंने, पीपल्स पार्टी के धोखे देख लिए हैं। अच्छा, बड़े अरसे से 3-4 दफा हुकूमतें कर चुके हैं, तो वोटर वहाँ पे सेट है कि आपकी दफा हमने जरा हमने पीटीआई की साइड पे जाना है, सो पीटीआई विल गेन इन साउथ। मेरा एक बात का इख्तलाफ कर लूँ छोटा सा, क्लास साहब ने कहा कि वहाँ पे सराइकी कह के इमरान खान को ये डर है कि सेंट्रल पंजाब से जो है ना वोट ना लूज करे। सेंट्रल पंजाब में सराइकी सूबा कहने से कोई किसी पार्टी का भी वोट लूज नहीं होता। अच्छा क्लासेस साहब, आपने एक जुमले में लिया पर कमेंट किया उसकी सीट्स पर, अगर आप 2 जुमलों में भक्कर को भी साथ में कमेंट कर दें, वहाँ सनाउल्लाह मस्ती ख्याल और वो जो नवानी ग्रुप है, तो आपको वो भी फेवरेट लग रहा है? वो आज़ाद है, आज़ाद का मतलब है कि वो पीटीआई को शायद जाएं सीट। सर मोस्टली मैंने जैसे कहा कि सराइकी इलाकों की ओवरऑल में बात करूँगा, मुझे वहाँ पे वेव चलती लगती है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को हालांकि कोशिश की थी बिलावल के जरिए उन्हें रिवाइव करने की, लेकिन वो बिलावल का वो कहते हैं ना, एक हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो फिर दिखाने के लिए बिलावल बेचारे को आगे कर दिया, खाने के लिए पीछे जरदारी साहब बैठे हुए हैं। अब लोगों को अब ये इमेज है, अगरचे उसने बिलावल ने बड़ा अच्छा उसने आके न क्राउड पुलर भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो साउथ में जितनी वो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग थे, जियालत है, लड़े थे, अब सारे के सारे मोस्टली अब देखिए वो पीटीआई में चले गए हैं। नवाज लीग में की एक भी आपको 1-2 हूँ तो शायद हूँ, आपको वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग जो साउथ में वहाँ डेवलपमेंट हुई है, जितने लोगों ने पीपल्स पार्टी डिच की है वो नवाज लीग में नहीं गए, वो पीटीआई में आए, वो पीटीआई में गए। इससे देखें वोटर क्या, इसका मतलब ये है कि जिस एरिया की बात आप कर रहे हैं सराइकी बेल्ट की, उसमें पीटीआई स्वीप कर गई। मैं स्वीप की बात मैं फिर नहीं कहूँगा, बड़ा गलत होगा कि क्लियर मेजॉरिटी में क्या लें? अगर 40 सीट है तो क्या लें? उसमें इंडिपेंडेंट भी बेताश है वहाँ पे, जो कि वो नहीं आ रहे, मगर उसमें ना जाए, मगर क्लियरली मेजॉरिटी उनकी आप कह सकते हैं। मुझे लगता है अगेन मतलब पॉलिटिकल असेसमेंट्स होती है, वो गलत भी हो सकती है। बताइए कलासर साहब, जनूबी सूबा महाज तो सिर्फ 1 महीने के लिए रहा, उसकी स्ट्रेटजी को कामयाब हुई है या इनको पहले कुछ नहीं आएगा? बड़ा सारा अच्छा सवाल आपका। मेरा ये ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी। रीज़न क्या है, ये जितने लोग हैं हैवी वेट से, फ्यूडल थे, बड़े थे, बिग गन से, जिनका अपना वोट बैंक था, ये और भी बहुत सारे, इनका ये है जैसे उसमें चीमा वगैरह, सराइकी नेशनलिज्म से या सराइकी सूबे के लिए उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही हुई। अच्छा, अब उनका अपना वोट बैंक है, उनका अपना वोट बैंक है सर, अपना वोट बैंक है। अब वो क्यों आए हैं पीटीआई में? कोई मोहब्बत में तो नहीं है सारे लोग, उनको ये था कि इमरान खान का हर हल्के में, पिछला इलेक्शन अगर आप देखें ना, उसमें हर हल्के में इमरान खान के 25-30 हज़ार वोट बैंक बन गया था। सो बेसिकली ये महाज के लोग जो आए हैं, ये इमरान खान का 25-30 हज़ार वोट लेने के लिए हैं। ऑलरेडी 50-60 है उनके पास, लेकिन उनको जो अब एक एमएनए बनने के लिए 70-75 हज़ार वोट चाहिए। दे थिंक इमरान खान की एक वेव चल रही है, लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म बन रहा है, एक वोटर भी है सूबे के, हामी भी हम इसमें शामिल हो जाएंगे, अपना वोट बैंक भी हो जाएगा, इमरान खान का 25-30 हज़ार वोट मिलता है, हम एमएनए बनते हैं। ये उनकी कैलकुलेशन है। आई पर्सनली थिंक दे विल गेन आउट ऑफ इट, क्योंकि 20-25 हज़ार वोट इमरान खान का बाहर हल्के में, लेकिन मार्जिन क्या है? सराइकी सूबा नहीं बनेगा, मेरा नहीं ख्याल है। खुसरो बख्तियार ने एक दफा सराइकी सूबे का नारा नहीं लगाया पिछले 5 साल, वो नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा? और बाकी भी जब इमरान खान नहीं लगा रहा, वो कहते हम डिस्कशन करेंगे। इमरान खान भी वो उस पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और वो जरदारी वाली पॉलिसी पे खड़ा हुआ। इमरान खान का ये था कि हम कंसेंसस कराएंगे सराइकी, जो कि नहीं होना, जो कि नहीं होना। हिलाली साहब का कमेंट लेने से पहले ब्रेक लें। हिलाली साहब आप ब्रेक से बाद आकर कंफर्टेबली बोलें तो ज़्यादा। लेकिन आमिर ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है, उसको थोड़ा सा आई थिंक नीड्स टू डिस्कस मोर। जिस तरह जब एमक्यूएम बात करती है ना महाजर सूबे की या अर्बन, उस पर एक स्टिफ अपोजिशन आती है। हज़ारा फ्रंट जब बात करता है कि हज़ारा सूबे की केपीके के अंदर बाकी से अपोजिशन आती है, जेनुइनली सराइकी सूबे की जहाँ तक है ना, सेंट्रल पंजाब या नॉर्दर्न पंजाब से लोगों की कोई अपोजिशन नहीं है। ये ज़्यादा अपोजिशन है ब्यूरोक्रेसी की, और जो सीएम बैठता है लाहौर में, वो कहता है मेरी ताकत कम हो जाएगी। पीछे बच कौन गया? नहीं, बड़ा फ़र्क है। एक होता है पब्लिक वोट अगेंस्ट अ न्यू सूबा, और एक होता है जो पावर वोट अगेंस्ट न्यू सूबा। इसलिए जो है ना, ये फ़र्क बड़ा ही एक डिफरेंस है। इसलिए मुझे अगर पॉसिबिलिटी लगती है, इस बेसिस पे लगती है कि ये अगर कोई कल को डिसीजन ले तो पब्लिकली अनपॉपुलर डिसीजन नहीं है पंजाब में, ये वो सपोर्ट इम्कान है, क्योंकि पब्लिक में आपका नुकसान कोई नहीं है। सियालकोट से शुरू की थी, बाद में बात करेंगे। ब्रेक ले लें, इस पे कमेंट करके फिर ब्रेक में मेरे पास फिर हम चाह रहे हैं डिटेल में आप भी कमेंट करें ना, इतना सा ना करें। ब्रेक ले लें, नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद मार्कर से
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हिलाल साहब पहले आप अपना कमेंट दे दें, फिर यहाँ से। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन और प्रिडिक्शंस ख़ास तौर पे। मेरे प्रिडिक्शंस तो लोग हंसने लगते हैं मगर मैं इस वक्त थोड़ा सा सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो स्टडी किया है उसका क्या नतीजा है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 6 पोल्स जो हम लोग सबके पास आए हैं, उन 6 पोल्स में से एवरी सिंगल पोल ने कहा है कि पीटीआई के सबसे ज़्यादा सीट्स होंगे। हाँ। वो एक्सपेक्टेड शायद, मगर मज़े की बात यह है कितना ज़्यादा मार्जिन क्या? हाँ क्या? हाँ। अब मैं 6 पोल्स का नहीं पढ़ के कहूँगा, बहुत लंबा लग जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एक पोल ने जो दिया है पीटीआई को वो 107 है, 107, और लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो पीटीआई को दिया है एक पोल ने वो है 71। मैक्सिमम सीट्स जो पीएमएल को एक पोल ने दिया है वो 79 है। मिनिमम सीट्स तो दिया है एक दूसरे पोल ने, वो है 68। अच्छा, एवरेज अगर 6 पोल्स का आप लें तो पीटीआई नतीजा होता है 85 सीट्स, एन लीग 74 और पीपीपी 40। तो अब आप देखिए 11 सीट्स इन हाउस ऑफ 272, 11 सीट्स ओनली। हमारे ख्याल में इतना बड़ा इश्यू है भाई, इंटेग्रिटी, चोरी, करप्शन, लीडरशिप, ये सब बड़े इश्यूज हैं, मगर इन द एंड 5% डिफरेंस है, 5%। तो शायद इसका मतलब क्या है? मेरे लिए तो बड़ा डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग इसलिए कि इतना होने के बाद भी हमारी आवाम में अवेयरनेस नहीं आई। नहीं, जब आप देखें कि चॉइस क्या है, शायद चॉइस क्या है, एक सच ईमानदार आदमी, अब तक तो वो चोरी नहीं किया, उसको मौका नहीं मिला है, वो अलग बात है, मगर कौन? इमरान खान ऑफ कोर्स। मगर मैं पूछना चाह रहा था तसी के लिए, सॉरी मुझे समझ नहीं आई थी कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। थोड़ा समझ लें, मैं उर्दू इज़ वेरी डिफिकल्ट, मगर प्लीज तो कहने की बात यह है कि 5% डिफरेंस ऑफ मेजर इश्यूज, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, लीडरशिप, 92 कप्तान। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में, चोर हो या ईमानदार हो। मतलब वो बात वही हो गया ना। ये वो छोटी सी बात ऐड करो, बड़ी खूबसूरत वैसे हिलाली साहब ने अपना वो सारा जो उसमें से नताए निकले, वेरी ब्यूटीफुल। आई मस्ट से अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है, इससे एक जो मुझे अभी से इंटरेस्टिंग एक चीज़ लग रही है कि लोगों ने 2008 में पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्टेशन बांधी आफ्टर असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर कि दे विल कम एंड दे विल डिलीवर, एंड दे बैडली फेल्ड। नवाज शरीफ साहब से भी यही तवक्कुआत थी, 5 साल वो गुजरे। ये जो आपका 2023 का इलेक्शन होगा, 5 साल बाद अगर इमरान खान आता है, मेरा ख्याल वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। अब तो इमरान खान को लोग बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं कि ये बात इन्होंने की कि पावर में नहीं है, ये घोड़ा हमने ट्रायल में या कि रेस में नहीं दौड़ाया हुआ, हमें नहीं पता कैसा दौड़ता है नहीं दौड़ता, पावर में आने दें। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी कि 5 साल बाद अगर हम यहाँ बैठे हुए, उस वक्त की क्या लीडरशिप होगी, लोगों का लेवल ऑफ अवेयरनेस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। सोशल मीडिया आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो रही है, लोगों को क्वेश्चन किए जा रहे हैं और बला बला चीजें। आपको क्या लगता है 2013 में लोगों ने पीपल्स पार्टी को किन बेसिस पे रिजेक्ट किया था? क्या कारकर्दगी में 2-4 चीजें थी, मेरा ये ख्याल है। एक तो उन्होंने अपने वोटर के साथ उस तरीके का, पर्टिकुलर मैं साउथ की मिसाल दूंगा, उनका वोट बैंक सिंध में खराब नहीं हुआ ज्यादा। उनका वोट बैंक कहाँ पे खराब हुआ? सराइकी इलाकों में खराब हुआ है। उनकी 29 सीटें थी लास्ट टाइम, आपकी दफ़ा उनकी एक आध थी, मेरा ख्याल वो भी उनकी ज़ाती थी, उनके गवर्नर महमूद से जो वगैरह थे। सो उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि उन्होंने जरदारी साहब जैसे वो झूठ होकर अपने आप को कहते हैं जी मेरी कोई बात कही हुई कोई सच तो नहीं होती, मैं कोई या कुरान पाक की आयत तो नहीं है जो उनका अपने बारे में खुद कहा हुआ है। उन्होंने जो सराइकियों से झूठे वादे किए उनमें कोई इतने बड़े नहीं थे जिनको वो पूरा नहीं कर सकते थे। मसलन उन्होंने कहा मैं यहाँ सराइकी बैंक बनाऊंगा, जैसे मैंने सिंधी बैंक बनाया। भाई वो बैंक बनाना कौन सी बड़ी क़यामत थी, बना लेते। लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला था, वो भी लोड शेडिंग भी एक बहुत बड़ा मसला था। नहीं, मैं अगर फिर कह रहा हूँ, लोगों को वो इशू, उनको 2-4 मसले थे। वो सक्सेसफुली नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन बड़ी अच्छी चलाई क्या कि पीपल्स पार्टी करप्ट है,
इन्होंने पैसे बनाए हैं, माल बनाए हैं, रेंटल पावर में इन्होंने पैसे कहे हैं, इन्होंने बिजली में पैसे कहे हैं, इन्होंने ट्रांसफर पोस्ट में खाए, जो उन्होंने खाए, ये नहीं कि नहीं खाए। उन्होंने सक्सेसफुली लोगों को एक तो ये बात बता दी कि ये करप्ट पार्टी है, करप्ट लोग हैं, इन्होंने माल बनाया है। अच्छा, उनको भी कोई शर्म महसूस नहीं होती थी कि लोग हमें करप्ट कहते हैं, वो भी फ़ख्र से टाइटल लेते थे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, जैसे बाद में इनके बच्चों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी लंदन के फ्लैट हमारे हैं, तो सेम पीपल्स पार्टी भी तमगा अपने आप पर आकर सजाती थी। उन्होंने साउथ को डिच किया है, जो मैं कहता हूँ, उन्होंने सराय की सूबा बनना मसला नहीं था। अच्छा, वो क्या कहते थे, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, तो भाई साहब ये आपने 18वीं तरमीम कैसे पास कराई? नवाज शरीफ साहब उस वक्त कुर्की में फंसे हुए थे ये, क्योंकि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर की शर्त थी, तलवार हैंगिंग थी। अगर नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे नाम मान लिया KPK का, हज़ारा के लोगों को नाराज़ कर लिया, अपनी सीटें खराब कर ली हज़ारा के लोगों के, वो हज़ारा वाला नहीं चाहते थे अब खैबर पख्तूनख्वा नाम इसका रखें। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने वो शर्त मानी ANP की डिमांड पे, ANP की वो शर्त मनवाई आसिफ अली जरदारी ने इनसे कि हजूर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर के आपने अगर आपने क्लास हटवानी है तो ANP की मनवाएं। और ANP ने जाके पश्तूनों को बताया, देखा हमने 50 साल बाद आपको आपकी शनाख्त लेके वापस दी। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था जरदारी साहब से, वहाँ पे आपने गर्दन पे अंगूठा रख के नवाज शरीफ साहब से हज़ारा के वोट खराब करवा के, उनकी सीटें खराब करवा के आपने वो शर्त मनवा ली, तो सरायकी सूबे पे आप नहीं मनवा सकते थे उनको कि जनाब आप बैठे और पंजाब असम्बली के जरिए करवा के दें। मैं आपको शर्त कह दूं, जितने नवाज शरीफ साहब फंसे हुए थे थर्ड टाइम पे, तो ये मनवाया जा ये सकता बनवाते था। और वो मानते। तो जरदारी साहब ने उस मामले में बिल्कुल नहीं किया। जरदारी साहब ने इंटरेस्ट भी नहीं था। लास्ट बात कहूँ, हमारा सिंधी कभी भी, मैं अभी भी कहता हूँ, मेरा कोई यहाँ पंजाबी प्राइम मिनिस्टर जो है, चाहे लाहौर का हो, गुजरांवाला, फैसलाबाद का, वो सराइकियों को सूबा देने पे तैयार हो जाएगा। आप कभी किसी सिंधी से मत तवक्को रखें फॉर पॉलिटिकल रीजन, वो कभी सूबा सराइकी को नहीं देंगे। बेनजीर भुट्टो भी यूज़ करती रही है सराइकी उसको नाम को, आसिफ अली जरदारी ने इस्तेमाल किया, बाकी ने इस्तेमाल किया। उनको एक ही डर है कि अगर हमने सराइकी सूबा बनाया हमें महाजरों को वहाँ कराची में सूबा देना पड़ेगा, लिहाजा वो कहते हैं सराइकी सफ़र करते रहें, इनको NFC से बजट ना मिले, इनको पैसे ना मिले, इनको नौकरियां ना मिले, इनकी सड़कें ना बने, ये मर रहे हैं जिए, लेकिन हम महाजर वोट की वजह से सराइकी जितनी पेमेंट दे रहे हैं सूबा ना बनने की नेशनलिस्टों का तमाम का मसला है। इवन पख्तून नहीं चाहते, बलोच नहीं चाहते, उनकी अपोजिशन सिंधी नहीं चाहते, वो सराइकी दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पश्तून, बलोच और सिंधी नेशनलिस्ट। वैसे कहते हैं हम सारे सन ऑफ द सैल हैं, हम इकट्ठे हैं, सूबे पे नहीं मानते। मैं एक थोड़ा सा ये जो सर्वेस की बात की है लाली साहब ने, मैं इसको ज़रा अंग्रेज़ी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब में पिछली दफ़ा याद रहे कि 141 सीटों में से पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 2 ली थी, 8 जो है PTI ने ली थी, बाकी इंडिपेंडेंस के अलावा 126 स्वीप किया था PMLN ने। अभी सूरत हाल ये है कि मैंने इस तरह कहा कि सराइकी में PTI को लीड है, सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न में को लीड आ रही है। ये 3 सेंट्रल हैं सूबे जो है सेंट्रल पंजाब के, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला, इनमें सिर्फ एक शफकत महमूद की सीट थी जो PTI को मिली थी। उन्होंने मैक्सिमम आगे जो लेना था ले ला था। इन एनी केस जब आप मैक्सिमम ले लेते हैं आपका चांस होता है अगली दफ़ा कम करने का। दूसरा, 10 साल की पंजाब में इनकम्बेंसी है, 5 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम्बेंसी है, देन एलिगेशंस ऑफ करप्शन है, फिर गवर्नेंस की कुछ शिकायतें हैं, तो नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, उनकी साहबजादी जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब पे भी केसेस हैं। ये मुश्किलात तो देखते हुए जो है सेंट्रल पंजाब में उनका इस वक्त सूरत हाल ये है जहाँ पे उन्होंने कंप्लीट स्वीप था, 101 सीट के तमाम नेशनल सीटें और 2-3 प्रोविंशियल सीटें जो के अलावा सब जीती थी। अब वहाँ पे जो है ना हर डिवीज़न हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहस है कि ये 50-50 है, 60-40 है या 70-30 है। ये बिल्कुल जहाँ पे आप शुरू हो जाए तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। जिस तरह गुजरांवाला डिवीजन में फॉर एग्जांपल गुजरात में जो है वो जो है उनकी चौधरी बिरादरान के साथ अलायंस हुआ हुआ है, तो वो वहाँ पे बड़ी नेकेड चल रही है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि शायद PTI और चौधरी शुजात वगैरह की उसकी अलायंस का उनको एज हासिल है थोड़ा सा। उस तरह गुजरांवाले में उनकी पक्की सीटें हैं जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सियालकोट में भी आरिफ साहब डिटेल बात करेंगे, वहाँ मुकाबले हैं। 2 बड़े हल्के हैं 72, 73। 73 में उस्मान डार का मुकाबला ख्वाजा आसिफ से, जिनका कॉन्फिडेंस बड़ा था जब नैली उनको दी, फिर वो थोड़ा सा हिले जब वापस आ गए। तो क्या लग रहा है कि टफ मुकाबला होगा? देखिए यहाँ पर ये सियालकोट को पर्टिकुलरली क्योंकि 5 हल्के उसके हैं, 2 हल्कों जो मेन है, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो रऊफ़ क्लास्टर ने कहा है उसमें 2 चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा।
क्योंकि मैं ख़ुद भी पीपल्स पार्टी के हवाले से इलेक्शन लड़ चुका हूँ नेशनल असम्बली का, तो एक लिहाज से अंदाज़ा मुझे भी है। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर जियाला है ना, पंजाब के अंदर जो है ना, दो बहुत मेजर ख़राबी हुई जिसकी बुनियाद पर उनके वोटर्स जो हैं वो पीटीआई की तरफ गए। एक वजह ये थी कि जो उनके असल कारकुन थे, जो मेन लोग थे, जो पार्टी के सही लोग थे, जैसे अब उन्होंने ओहदा दिया है, जैसे मंजूर भट्टो को दे दिया, जरदारी साहब ने आकर ये काम किया कि उन्होंने अपने पसंद के लोगों को, जिनका पीपल्स पार्टी के साथ पुराना कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ नहीं था, उनको नहीं दिया, उनको पीछे रखा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर जियाला है ना, वो पीएमएलएन के साथ अपोजिशंस में खड़ा होना चाहता है। वो उसके साथ एक फ्रेंडली जो डील की गई और फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए, तो उनकी सियासत तो ख़त्म हो गई ना। पीपल्स पार्टी के वर्कर की सियासत एग्जिस्ट ही करती है एंटी पीएमएलएन, ठीक है ना। तो जब जी एंटी पीएमएलएन जो है उसकी सियासत एग्जिस्ट करती है, तो जब आपने पीपल्स पार्टी के को ले जाकर पीएमएलएन के गोद में बैठा दिया, जरदारी साहब खुद भी मानते हैं किसी निजी जगह पर कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि मैंने ये पीएमएलएन के साथ, और अक्सर वो अब बोलते भी हैं कि जी फला धोखा दे दिया और ये दे दिया वो दे दिया। तो ये दो वजूहत थी कि एक तो मेन लीडरशिप जो थी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि नए लोगों को लाकर ऊपर बैठा दिया था, और दूसरा ये कर दिया था। तीसरी जो बात थी वो थी जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से एक जर्नल चीज़ जो तब्दीली, क्या तब्दीली है, इमरान खान के इर्द गिर्द भी वही लोग हैं जो मेनली पीपल्स पार्टी के हैं, जो लोग क्या कहते हैं पीएमएलक्यू में थे, या जो लोग आपके पीएमएलएन में थे। तो पार्टी के अंदर आप बड़े बड़े नाम हैं, मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, जो सारी मौजूद हैं। तो तब्दीली पार्टी के अंदर तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और जब से उन्होंने इलेक्टेबल्स नहीं है तो कोई नहीं। हाँ, इस वक्त आवाम में एक बात गर्दिश कर रही है, और वो बात सामने आ रही है कि जनाब हमने जो उन्होंने कोट किया कि हमने नवाज शरीफ को देख लिया, हमने जनाब पीपल्स पार्टी को देख लिया, एक मौका जो है इमरान खान को देना चाहिए। तो ये है वो चेंज। बाकी पार्टी के अंदर कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जो लोग थे, गलत लोग थे और बुरे लोग थे, वो लोग अब पीटीआई के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और सब कि सब अच्छे और बड़े क्या कहते हैं। ये अगर पीएसपी में देखा जाए तो शायद पीएसपी के अंदर उन्होंने बड़े एजुकेटेड लोगों को दिया है, पढ़े लिखे लोगों को दिया है, डॉक्टर्स को दिए, मसलन एडवोकेट को दिया है। वाहिद एक पार्टी है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उनके पास वो जो पुराने एक करप्ट सिस्टम माफिया के लोग कम है। हाँ, उनके अपने लोगों के ऊपर जो सवाल है कि जनाब जब आप एमक्यूएम में थे तो वहाँ से जो आए हैं वो बड़े बड़े सवाल हैं। अब आ जाता हूँ मैं सियालकोट के ऊपर, ताकि निज़ामी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखें, ये जो दो हल्का है, ख़ास तौर पे जो 72 है, इसमें जो चौधरी अरमगान सुबहान साहब हैं, उन फिरदौस आशिक का मुकाबला है। फिरदौस आशिक अब पीटीआई से इलेक्शन लड़ रही हैं। इससे पहले फिरदौस आशिक पीपल्स पार्टी की थी और वहाँ से वो जीती थी जब चौधरी अरमगान साहब नहीं थे। हालांकि पीएमएलएन का कोई नुमाइंदा नहीं था जब 2008 में उन्होंने सुना था। चौधरी अमीर हुसैन साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो पीएमक्यू के हवाले से थे। पीएमएलएन जो थी वो इदरीस बाजवा साहिबा थी, जो कि बाजवा साहब थे, जो इतना वो असर नहीं दिखा सके। चौधरी अरमगान साहब का वोट जनाब फिरदौस आशिक अवान साहब के वोट से बड़ा फ़र्क है। 1,37,000 है और इधर जो है 51,000 है। पीपल्स पार्टी का टिकट था ना, तो पीपल्स पार्टी का टिकट था, लेकिन पीपल्स पार्टी के टिकट से 2008 में इतने वोट लेना आशिक अवान जीती हुई हैं और 78,000 वोट लिया हुआ था। कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं थी। अब रही बात, आप आ जाइए जो कि ख्वाजा आसिफ का और उस्मान डार साहब का, जिसका ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। लेकिन इस जगह पर मेरा ख्याल है अब ख्वाजा आसिफ साहब को इसलिए एज हासिल होगा यहाँ पर क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट, एक तो उनका मोरल बहुत हाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया है, फिर वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और फिर मैंने ख़ुद भी मालूमात की तो पता ही चला कि उन्होंने एक अच्छी खासी कॉर्नर्स मीटिंग्स की हैं, मोबिलाइजेशंस भी है, मॉरल ग्राउंड पर भी वो बहुत मजबूत हो गए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का है।
तो ये हल्का बज़ाहिर 2 के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों PMLN का हल्का है। दोनों सीटें ही निकाल लेंगे। दोनों निकाल लेंगे। निज़ामी साहब जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह है कि एक जगह कमज़ोर कैंडिडेट है, यानी जिनका नाम है फिरदौस आशिक अबाना, और एक जगह मजबूत कैंडिडेट है दूसरे हल्के में, She's won an election under वो PPP। ख्वाजा आसिफ साहब। मतलब ये वो कह रहे हैं कि PPP में इलेक्शन तो जीत चुके हैं ना, फिर दोनों का अपना भी तो एक वो है। फिरदौस आसिफ पिछली दफा बहुत बुरी तरीके से हारी थी। 2013 में 2013 में हारी थी। 2013 में तो सर वो निज़ामी साहब, लेकिन पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया हो पीपल्स गया पार्टी का सफाया हुआ था। सवाल ये है निज़ामी साहब कि उसका कसूर था आपके ख्याल में कि PPP की उसका भी था काफी सारा। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इसलिए अब बात कर रहा हूँ, किसी वजह से मैं कर रहा हूँ। जी जी। वो अपने हल्के में बिल्कुल मकबूल नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ, और उनकी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है माली तौर पे भी। ठीक है ना, जो बातें मेरी तो वजीर भी रही है ना। करेक्ट आप तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी थे, हम भुगतते थे उनको। आप कभी भूलते नहीं है, याद वो बड़ी मेहनत समाजत करके वजीर इत्तलात बनी थी। तो मेरा ख्याल है कि एक तो लोटाइज्म का मसला भी जो है ना, ये को नेगेटिव। हाँ, दूसरा रहा ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब का उस्मान डार के मुकाबले में पटड़ा इसलिए भारी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ काफ़ी काम किया। 5 दफ़ा मैंने रहे सर। नहीं, काम भी किया इस दौर में। देखे ना, PMLN ने इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर है, अगरचे ये शायद हम कहें कि इसका फ़ायदा नहीं होता, उन्होंने पुल, सड़कें, ये वड़कें और फंड भी खूब मिले, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है इज़ मोर इक्वल दैन अदर्स अमंग्स दी। वो नवाज शरीफ के 4-5 जो प्यारे हैं उनमें उनका आप शुमार कर सकते हैं, और सही तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो थ्रू थिक एंड थिन उनके साथ रहे। तो ये माफ़ी तलाफ़ी भी वो करवाए हुए हैं। माफ़ी तलाफ़ी भी वो एक अलग दास्तान है, मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक। वो तो ख्वाजा साद रफ़ीक की भी क्या बात करें आप, छोड़ें उस बात को। तो मकसद है कहने का कि इन दोनों की पोजीशन में ये N के लिए मजबूत कैंडिडेट हैं। आपने जो पीपल्स पार्टी वाली बात की ना, उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि जो जाले हैं, मैं भी एक किस्म का काफ़ी देर जाला रहा हूँ, मतलब वोट भी करता रहा उनके साथ। मैं उसमें भी शरीक था जब भुट्टो साहब ने 67 पार्टी बनाई, तो वहाँ मौजूद था मैं। तो वो उनका एक अपना कल्चर है। अभी बिलावल साहब ने कोशिश की, एक कन्वेंशन किया, उन्होंने यौम तासीस थी जब उनकी यहाँ लाहौर में, बहुत पुराने जाले मुझे नज़र आए। उनमें एक बात है कि वो नॉन जाले को कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपने N की बात की ना, जरदारी साहब की एक कलीदी गलती थी मंजूर अहमद भट्टू को। जी हाँ, मंजूर अहमद भट्टू वो आदमी हैं जिसने पहले बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को पीठ में छुरा पहुँचा था, उनको लगा दिया उन्होंने सदर। अब उन्होंने देखें क्या खूबसूरत काम किया कि अपनी बेटी और बेटे को भेज दिया PTI में, और वो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर जिस पार्टी का जो मदारुल मआम हो पंजाब में सदर हो, उसका ये हाल हो, तो पार्टी का हाल क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रेक ले लेते हैं पहले। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम बलूचिस्तान को डिस्कस करना चाह रहे हैं आमिर साहब, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा नारोवाल शगर को डिस्कस करें। नारोवाल का बड़ा सिंपल है, वहाँ पे 3 सीटें थी, अब 2 रह गई हैं। एक पे एहसन इकबाल साहब हैं, उनके मुकाबले में इब्रारुल हक साहब हैं। एहसन इकबाल साहब को डेफिनेटली एक एज है, मगर उनकी लब्बाइक पार्टी जो है, जो उनके हमला भी हो चुका हुआ है, और ये वाले एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ वो जलसे करते हैं उनकी वजह से है। दूसरे शकरगढ़ के हल्के में ये हुआ है कि दानियाल साहब के हारने से, उनके नायल होने से उनको एक लगा है। तो हमारी शायद उम्मीद थी कि अपने वो वालिद साहब को, चौधरी अनवर अजीज, जिनकी वजह से वो सियासत करते हैं, उनको अगर वो टिकट देते तो वो डेफिनेटली जीत जाते, मगर उन्होंने अपनी बेगम साहबा को दी है। उनके वालिद साहब जो हैं वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन MPA के तौर पे लड़ रहे हैं, मगर उनके मुकाबले पे एहसन इकबाल साहब ने खूबसूरती ये है कि अपने भतीजे या भतीजे को गालबन जो है नून लीग का टिकट दिलवाया हुआ है। मतलब नून लीग दानियाल अजीज़ जो कि नायल हुए, उनके वालिद साहब के मुकाबले पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। पता नहीं इसमें नून लीग का कसूर है या दानियाल का कसूर है। तो मुझे जो MNA की सीट है वो मुश्किल लगती है, और मेरा ख्याल है कि चौधरी अनवर अजीज साहब इंडिपेंडेंट वहाँ से जीत जाएंगे। ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बलूचिस्तान को ज़रा डिस्कस करेंगे, ओवरऑल देखेंगे वहाँ पर क्या चल रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।